ठीक है फिर। चलो। नमस्कार। नजर दिल्ली न्यू यूट्यूब चैनल और अर्धांगिनी मैगजीन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज एक बार फिर हर बार की तरह जो हम नई नई कड़ियों के लिए नए नए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, समाज के समाज सुधारकों को और इस तरह के बहुत से लोगों के को आपसे रूबरू कराते हैं, उसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी से। डॉक्टर त्रिपाठी जी एक जाना माना नाम, शिक्षा पद्धति में, शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही नाम जो सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। तो ऐसे लोग, आज हम जब ऐसे लोग समाज को बहुत कुछ देते हैं, और मैं तो ये मानता हूँ जो शिक्षक है उसका जन्म तो समाज के लिए ही होता है। तो डॉक्टर साहब, आपका पहले तो इस हमारे आज के इस टॉक शो में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे बहुत से सवालों के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें। डॉक्टर साहब, मूल्यतः तो मैं झांसी का रहने वाला हूँ और बाद में अपने नौकरी की वजह से दिल्ली आ गया और यहीं आकर बस गया। और शुरुआत जो मेरी हुई वो प्राइमरी टीचर से हुई। शुरू में मैं प्राइमरी टीचर में नौकरी लगी मेरी, उसके बाद फिर मैं प्रमोशन पाता हुआ टीजीटी और इस समय लेक्चरर हूँ। और ईश्वर की कृपा रही तो जल्दी ही उप प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य तक पहुंचूंगा, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए डॉक्टर साहब को सबसे एक बात और बताएं इनके बारे में कि बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने तरक्की ली, जो कि इतनी कम सर्विस रिकॉर्ड में यहाँ तक लोग कम पहुँच पाते हैं। साथ ही वर्तमान में 2021 में आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। और तो जो जान सकते हैं कि वो किस वजह से आपको मिला होगा, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आपने ये? देखिए डॉक्टर साहब, वो मुझे मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, और उसके साथ साथ मैंने साहित्य में, बाल साहित्य में बहुत कुछ किया है, उसके लिए मिला है मुझे। उसके लिए एक बार आपको फिर बधाई दें। तो देखिए, शिक्षाविद कहना बड़ा छोटा सा शब्द है, मगर जब इसकी गहराई में उतरते हैं तो एक शिक्षाविद को शिक्षाविद ही पहचान सकता है कि उसने कितनी मेहनत और कितना टैलेंट इस्तेमाल किया होगा। तो आज तक डॉक्टर साहब आपने हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा, जी निसंदेह डॉक्टर साहब, है ना? तो उसमें आपको क्या लगा, कैसे मतलब बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आपके सामने आई होंगी? बिल्कुल डॉक्टर साहब, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों में होती हैं, तो अनेक प्रकार के बच्चे मिले। लेकिन मैंने ये देखा कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, इनमें टैलेंट की कमी कहीं से नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है। हो सकता है धन का अभाव इनके पास हो, उतनी अच्छी परिस्थितियां ना हो, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है, मैंने देखा। और जो सरकार कर रही है बच्चों के लिए, कोई भी सरकार हो, सरकारी विद्यालय में सुविधाएं बहुत सारी हैं। और इसके अलावा जो है टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे शिक्षक हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकारी विद्यालयों में भविष्य अच्छा है। लेकिन चूंकि एक समाज में छवि बन चुकी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना शायद शान के खिलाफ है, या लोग ये मानते हैं कि हमारी जो है इस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ा के लोग सोचेंगे लो जी बच्चे अपने वहां भेज दिए, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो ये सोच मुझे लगता बदलनी चाहिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल और पूरे भारत भर के सरकारी स्कूल विश्व स्तर की टक्कर के देने वाले हैं, तमाम प्रतिभाएं निकल कर आ रही उनमें से। तो मैं समझता हूं सरकारी स्कूल जब ही सुधरेंगे जब एक आम जनमानस, एक आम व्यक्ति, एक हमारे जैसा टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने से लोग अपने स्टेटस को डाउन मान के चलते हैं। एक विडंबना नहीं लगती आपको कि लोग नौकरी तो सरकारी करना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते जी हैं? जी। तो क्या ये विरोधाभास आपको मतलब कब से महसूस होता है? ये शुरू से चल रहा है या अब कुछ बदलाव आप देख रहे नहीं हैं? डॉक्टर साहब, शुरू से तो नहीं, क्योंकि शुरू से तो जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं या आपके आसपास के लोग हैं वो सारे ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, और उस जमाने में पब्लिक स्कूलों का ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। और पब्लिक स्कूल ने भी ऐसा कभी दबाव नहीं बनाया कि नहीं आप पब्लिक स्कूलों में पढ़िए। जिनकी इच्छा हो वो पढ़ते थे, और पढ़ाई पब्लिक स्कूलों में भी अच्छी है, उनमें खराब नहीं है, पढ़ाई उनमें भी अच्छी है। बस उनमें खर्चे का अंतर है कि भाई थोड़ी उनमें पढ़ाई महंगी है, और सरकारी स्कूल में सारा सरकार उपलब्ध कराती है। बाकी योग्यता पब्लिक स्कूलों में भी बहुत है और सरकारी स्कूलों में भी बहुत है। लेकिन जो मैंने अंतर देखा, विडंबना देखी कि लोगों की सोच है कि शायद सरकारी स्कूल की बजाय
है पब्लिक स्कूल में पढ़ा के हम बच्चे को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। स्कूल दोनों ही अच्छे हैं। यदि बच्चे में टैलेंट हो तो वो कहीं भी तरक्की कर जाएगा, चाहे वो सरकारी में हो चाहे वो पब्लिक स्कूल में। अच्छा, एक चीज़ देखने में आई है, अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस या इस टाइप के रैंक के, वो बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों से अक्सर निकले होते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर साहब के विद्वानों ने कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सरकारी स्कूल में सामान्यतः शुरू से ही ये रहा है कि बच्चे जो है पढ़ने वाले जो रहे हैं, जो एक तरह से मिडिल क्लास के बच्चे शुरू से सरकारी स्कूल में बहुतायत में पढ़ते रहे हैं। पुराने टाइम में भी जो ज्यादा उच्च वर्गीय लोग थे, वो लोग अपने बच्चे उस समय भी गिने चुने पब्लिक स्कूल होते थे लेकिन उनमें पढ़ाते थे। तो सरकारी स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं मुझे लगता है जरूरतमंद होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास न तो इतना पैसा होता है कि उनके लिए व्यवसाय करा सकें, ना ही इतना वो कहीं खर्च कर सकते हैं कि कहीं बहुत विदेश भेज सकें। तो वो बच्चे अपने लिए तमाम सुविधाएं, साधन और नौकरी ढूंढने की वजह से ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। ये वजह मेन मानते हैं कि वो ज़्यादा सफल इसलिए हो पाते हैं। और पब्लिक स्कूल वालों को पता है कि फादर ने बिजनेस करा देना, तो वो शायद वो पढ़ाई पे ध्यान उनका जी, कुछ कम हो पाता है ना। जी। अच्छा, जैसे आपने विद्यार्थी जीवन से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसमें आपको सबसे बड़ा संघर्ष का दौर कौन सा लगता है? संघर्ष का दौर डॉक्टर साहब तो एक किसी भी युवा के लिए एक बेरोजगारी का जो समय होता है वो संघर्ष का दौर होता है। वो दौर मैंने भी काफी अनुभव किया है, संघर्ष किया है। और वो ये संघर्ष का नतीजा ही आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का होने के बावजूद मुझे जो है संघर्ष करके दिल्ली में आकर अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ी। मैं तो दिल्ली का भी शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने ठिकाना दिया। तो ऐसे दिल्ली पहुंचे डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले के समय में जब हम लोग भी उस टाइम पढ़े हैं, और आपके का भी वही लगभग समय रहा होगा पढ़ने का, उस समय में और आज की शिक्षा पद्धति में खास तौर से सरकारी स्तर पे, क्योंकि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पब्लिक का तो अलग ही है, तो उसमें आप सबसे मेजर बदलाव क्या थे? ये इसमें आया है डॉक्टर साहब, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा है। आपके बोर्ड आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बहुत सारी आ गई हैं, प्रोजेक्टर आ गए हैं जो हमारे आपके ज़माने में नहीं होती थे। और ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो आप बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह ये चीज़ें आ गई हैं, इनमें स्नैपशॉट खींच के तुरंत दोस्तों से होमवर्क शेयर कर सकते हैं। हमारे आपके ज़माने में कॉपियाँ लेने घर जाना पड़ता था। टीचर घर बैठ के सैकड़ों बच्चों को एक साथ जूम या किसी गूगल मीट या किसी भी ऐसे ऐप पर एक साथ बिल्कुल सीधे तौर पर संबोधित कर सकता है, जुड़ सकता है। तो ये चीजें हमारे आपके जमाने में नहीं थी, फोन भी नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। तो ये सुविधाएं बढ़ने से कहीं ना कहीं विज्ञान के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, इसने जो है पढ़ाई को आसान और सहज बनाया है और बच्चों के लिए भी ज्यादा उपयोगी, ज्यादा संसाधन बनाए। आप ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे आपके जमाने में गूगल नहीं होता था, तो अगर किसी चीज का आंसर चाहिए हो तो हम टीचर या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति पर ही आश्रित होते थे। आज वो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो कुछ भी चीज गूगल में ढूंढ सकते हैं, हर व्यक्ति ढूंढ सकता है जो ढूंढना जानता है। तो इस तरह आज की शिक्षा आसान हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे आसान बनाया है, उपकरणों ने उसे आसान बनाया अच्छा, जैसे भी पीछे 2 साल कोरोना का समय निकला, है। तो तो शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इसका। तो आपके ऊपर भी कुछ प्रेशर अलग तरह से आया होगा, क्योंकि नई चीज़ें एकदम हमारे लिए सामने आई, और बच्चों के लिए भी। तो आप इस जो दौर गया 2 साल का पीरियड, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बच्चों को मतलब एक पॉजिटिव वे में देखते हैं या इसको नेगेटिव वे में देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत सारे संचार माध्यमों से, आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परिचित हुए हैं, सीखे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन थी उसको बढ़ावा मिला है और कहीं ना कहीं उस पर लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज रही है। और दूसरी चीज, जहां तक कमी की बात है, तो काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी। बच्चे 2 हैं, 3 हैं घर में, मोबाइल एक है, तो उनकी पढ़ाइयां बाधित हुई। और नुकसान के तौर पर ये कहें कि भाई स्कूल होना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत साल पहले अमेरिका वगैरह में डी स्कूलिंग की कॉन्सेप्ट आया था, डी स्कूलिंग का, वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो मैं कहूंगा बिना स्कूल जाए शिक्षा एक तरह पूरी तरह संपन्न नहीं मानी गई है। ये आपके ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह उसके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में ही सक्षम नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मतलब हम ये मान के चलें कि ऑनलाइन एजुकेशन
ठीक है, बट परफेक्ट नहीं कह सकते, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट एजुकेशन। नहीं। तो अभी जैसे ऑनलाइन के बेस पर अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीछे अनाउंसमेंट किया था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना भारत में की जाए। तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा या स्तर बढ़ेगा या घटेगा, इससे क्या लगता है? बिल्कुल मेरा मानना है डॉक्टर साहब, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज आएंगी तो स्तर बढ़ेगा, और इससे ये भी मुझे लगता है वो लोग जो सीधे तौर पर शिक्षा नहीं पा सकते थे, इन वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के संपर्क में आकर उन्हें एक अच्छा मौका मिला है कि वो भी अपने घर रहकर सीमित संसाधनों में भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, और कहीं ना कहीं वर्चुअल यूनिवर्सिटीज से देश के शिक्षा का स्तर निश्चित तौर पर ऊंचा हुआ, ऐसा मेरा मानना है। मतलब हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रादुर्भाव बढ़ता रहेगा उतना, क्योंकि वो हर आदमी के रीच में आ जाएगी, जी डॉक्टर साहब, शिक्षा क्योंकि की वरना बड़ी कॉस्टली होती है और ऐसे अच्छी बात है, लोगों को पहुँचे। बहुत अच्छा प्रयास है। तो आज तक आपको बहुत सी उपलब्धियां मिली है, मैं जैसे देख रहा हूँ मेडल्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं कैसे? तो डॉक्टर साहब, जब मैं प्राइमरी में था तो मुझे जो है नगर निगम पुरस्कार मिला था शिक्षक का, और उसके बाद रोटरी क्लब ने सम्मानित किया, शहीद चेतना समिति ने सम्मानित किया, ब्राह्मण सभा ने सम्मानित किया, और इसके अलावा अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने सम्मानित किया। एक जो है धराधाम इंटरनेशनल है, हाल में ही उन्होंने सम्मानित किया। तो बहुत सारी उपलब्धियां मिली, और मुझे लगता है ये सब जो है आप जैसे साथियों की दुआएं हैं और ऊपर वाले की कृपा है, और कुछ अपना जो थोड़ा बहुत करते रहते शिक्षा क्षेत्र में, उसी सब की वजह से संभव हुआ है। चलो, ये तो हम चाहेंगे कि परमात्मा आपको और ज़्यादा ऐसे पुरस्कार मिलते रहें। अच्छा, आपका एक हिडन टैलेंट भी अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले यूट्यूब पे, कि आपको यूट्यूब बनाने का बड़ा शौक है, और नए नए सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत बार कि जो आदमी सोचता भी नहीं किया, जैसे उसमें अभी था कि दूल्हा बिकता है और वगैरह वगैरह बहुत से। तो ये आपके अंदर अचानक कैसे परिवर्तन आया कि आपको कैसे लगा कि यूट्यूब बनानी चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए, और वो भी खास तौर से ऐसे सामाजिक मुद्दे जो आपने उठाए वो काबिल तारीफ है, उसके बारे में थोड़ा? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि शुरू में मैं बाल साहित्य लिखता था। बाल साहित्य लिखता था तो मैंने बाल साहित्य में मेरी 300-400 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं विभिन्न पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में। और लेकिन अब धीरे धीरे कुछ दिनों से मैंने देखा, पिछले दशक से बाल साहित्य के लिए स्थान समाचार पत्रों में सीमित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो मुझे लगा अपनी बात कहने के लिए कहीं ना कोई मंच चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बाल साहित्य के माध्यम से समाज को संदेश देता था, बच्चों को संदेश देता था, और प्रबुद्ध साहित्य के माध्यम से देता था। तो मैंने उसी चीज को अब यूट्यूब के माध्यम से देना शुरू किया है। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि बच्चों का, युवाओं का शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक उन्नयन हो, और वो देश के अच्छे भावी नागरिक बने, यही मेरा सपना है। तो जो पहले अभिभावक थे जी अक्सर बच्चों के पढ़ाई के लिए बड़े टाइट होते थे, जी और आजकल के लीनियंट है, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि पहले के अभिभावकों में और आज के अभिभावकों में? देखिए, मैं समझता हूं कि पहले के दौर में जो अभिभावक सख्त होते थे, तो शायद मेरे ख्याल से इसलिए भी सख्ती ठीक थी कि पहले जो है बच्चे घर में 4-5-6 बच्चे सामान्यतः होते थे। तो जो है एक तरह से ज़्यादा संख्या में कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ उस समय जो पिता माता का जो अनुशासन था ठीक था। और आज के दौर में ये मैं इसलिए ठीक मानता हूँ कि बच्चे घर में 1 या 2 ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि निगाह के सामने ही रहेंगे, तो उन्हें अगर ज़्यादा सख्ती से करेंगे, और ये भी है कि ये जो 1-2 बच्चे हैं इनमें साझा करने की भावना नहीं है, ये बड़े नाजुक से हैं, ये कंप्यूटर मोबाइल के युग में पले बड़े हैं, ये जो है जंक फूड के द्वारा पले हुए हैं, तो इनमें वो उतनी नहीं है अनुशासन, कठोर अनुशासन मुझे नहीं लगता कि इनके लिए ठीक होगा। इनके लिए मित्रवत अनुशासन ही ठीक है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर कोई अपनी बात ना ला दें, बच्चे की रुचि देखें, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये तय कर लेते हैं कि हमें बच्चे को इंजीनियर बनाना है, और बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं इंजीनियरिंग में, वो कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, और उसे वो इंजीनियर बनाने में लगे रहते हैं। नतीजा ये होता है कि न तो वो इंजीनियर लायक रहता है, न वो आर्टिस्ट लायक रहता है। तो बच्चे को मर्जी के हिसाब से करें। आजकल जैसे आपने अभी जिक्र किया था, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज आ गई जिनमें
दुनिया भर के ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो कहीं बाहर उपलब्ध नहीं है, तो वहां से कोई बढ़िया कोर्स करे और आके अपने मन का कोर्स करके उसकी मन मर्जी की फील्ड में उसे लाएं, ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके और उपयोगी नागरिक बन सके और एक उपयोगी बेटा बन सके, सुपुत्र बन सके या सुपुत्री बन सके, जो माँ बाप के लिए, समाज के लिए गौरव का विषय। तो यानी कि कौवा चला हंस के चाल अपने भी भूल गया, बिल्कुल। वो स्थिति हमें बच्चों के लिए साथ नहीं करनी नहीं चाहिए करनी मेरे से। नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में एक सरकार का एक नियम आया था जिसका नाम था अग्निवीर, जी कानून बनाया उन्होंने बच्चों को। जी तो वो अग्निवीर में वो कहते हैं भी हम 4 साल तक तुम्हें फौज में नौकरी देंगे। जी तो आपको क्या, और बहुत से लोगों ने इसको प्रोटेस्ट भी किया, जी। अगेंस्ट भी हुए, गाड़ियाँ जलाई, सब कुछ जलाया। जी। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, अग्निवीर मुझे लगता है योजना सरकार की ठीक थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आपको सेना में काम करना अनिवार्य है, और हमारी सरकार ने कम से कम अनिवार्य तो नहीं किया, आपको ऐच्छिक किया। अगर आपकी इच्छा है देश सेवा करने की तो आप जाइए और अवश्य सेवा कीजिए, और बिल्कुल कीजिए, अच्छा है, मौका है, बढ़िया, सरकार पैसा भी दे रही है, ट्रेंड भी कर रही है आपको। और उसके बाद भी सरकार ने कहा है कि अगर आपको कहीं गुंजाइश होगी तो हम आपको नौकरी भी देंगे, उसका भी वो भरसक प्रयत्न करेंगे। हाँ, इतना मैं इसमें अवश्य चाहता हूं कि जो 4 साल सरकार ने दिए हैं, अगर विनम्र अनुरोध करूंगा मैं सरकार से कि अगर इसे थोड़ा बढ़ा के 8-10 कर दें तो थोड़ा बच्चों के लिए आसान होगा, ज्यादा सीख पाएंगे, और थोड़ा उन्हें यह भी रहेगा कि स्टेबिलिटी है। कम से कम 10 साल बहुत होता है सेवा के लिए। तो मैं बस यही सुधार चाहूंगा, बाकी मेरे हिसाब से योजना अच्छी है, कारगर होनी चाहिए। नहीं, इस सुधार पे भी जैसे बहुत बार बात हुई, तो एक सीधा सा मतलब था उनका कि भाई 21 साल के बाद ही बच्चों का कैरियर शुरू होता है, जी जी। और 21 साल तक वो रिटायर तो है ही नहीं, क्योंकि उनके पास पूरे ऑप्शन है खुले हुए ऑप्शन खुले। कि वो अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब, तो ऐसे में फिर आप क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसे में मैंने जो 10 साल वाली बात डॉक्टर साहब कही, वो इसीलिए कही कि कई युवाओं के मन में ये भय है, या कई बार युवाओं के साथ ऐसा होता है कि वो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। 4 साल नौकरी करने के बाद आप ये देखेंगे कि हो सकता है उनमें से कुछ युवा इस बात से शायद डर रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि वो दोबारा फिर नौकरी ढूंढने लायक रहें या ना रहें, या और किसी सेवा के लायक रहें ना रहें, इसलिए शायद वो अपनी सेवा की सुरक्षा के लिए चाहते हैं कि कुछ समय अगर बढ़ जाए, 8-10 साल हो जाए, तो कम से कम उन्हें ये लगेगा उसके बाद फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, अपना निजी व्यवसाय भी कर सकते हैं, नौकरी शायद ना भी खोजें तो भी चल जाएगा। पर जैसे आज का एक समय युग ऐसा चल रहा है जो हमारे टाइम में नहीं था, जी क्या शिक्षा के अलावा भी बहुत से बच्चों के पास ऑप्शंस हैं? जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि ऑप्शन है, या खाली शिक्षा लेना ही ऑप्शन बचा हुआ है? ये शिक्षा लेना ऑप्शन नहीं बचा डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ बहुत सारी फील्ड इसके लिए हैं। आप आर्टिस्ट बनिए, ड्राइंग के कलाकार बनिए, म्यूजिशियन बनिए, ज्योतिषाचार्य बनिए, अंकशास्त्री बनिए। ये ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, और इनका आजकल खासा बोलबाला है, इनमें बड़ा सुनहरा भविष्य है। तो मैं समझता हूँ बच्चे इन क्षेत्रों में जाएं जिन क्षेत्रों में लोग जनरली नहीं जाते हैं। मारामारी, इन क्षेत्रों में मारामारी नहीं है, क्योंकि इनमें वही जाएगा जिसे कुछ आता होगा, जो पढ़ लिख के योग्य व्यक्ति जाएगा। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं, और तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटीज आई हैं, और सारे सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। तो तमाम क्षेत्रों में अपार संसाधन खुल गए हैं, अब तो बच्चों को जाना चाहिए। तो अच्छे मतलब अवसर हैं। एक हम ये कह सकते हैं कि आज की जो शिक्षा में जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहे, क्योंकि बहुत से ऑप्शन है एजुकेशन के साथ साथ कुछ भी करने के। आप ये कहना चाहेंगे ना? तो और खास तौर से अभी कोई आपका संदेश बच्चों के लिए और विद्यार्थी अभिभावकों के लिए, या देखिए, टीचर्स के लिए भी जो आपके सहकर्मी हैं, उनके लिए भी? ये संदेश मैं डॉक्टर साहब आपके चैनल के माध्यम से यही देना चाहूंगा कि जो है ये संदेश सभी तक पहुंचे कि भाई बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी के दीवाने ना रहें, और क्षेत्रों में भी संभावनाएं हैं, और इसके अलावा उन्हें प्लान ए और प्लान बी भी रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कसम खाए बैठे होते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी में ही जाएंगे, तो उसके लिए जरूरी नहीं है, प्लान बी भी होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी कोशिश कर रहे हैं, करें, और अगर आप नहीं बन पा रहे तो आप किसी व्यापार, किसी आर्टिस्ट में, किसी ज्योतिष क्षेत्र में, किसी म्यूजिक, ड्राइंग, दुनिया भर की फील्ड है, वहां के लिए प्लान बी भी रखें, ताकि आपको निराश ना होना पड़े, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, संदेश यही देना चाहूंगा अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को भी प्लान ए और प्लान बी के साथ तैयार करें। बच्चे भी माइंड मेकअप करके रखें कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मैं ये कर लूंगा, और अगर उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे तो मैं नहीं समझता फिर वो निश्चित तौर पर सफल होगा। निराशा के लिए, अवसाद के लिए वहां कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उन्नति के रास्ते आगे खुले।
और आपका जो आपके समकालीन टीचर्स है उनके लिए भी कोई खास मैसेज हो, जो हमारे समकालीन टीचर हैं तो या मैं आने वाले टीचर्स? जी, जो आने वाले टीचर हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो नए-नए लोग आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़े-बड़े टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो परंपरा दी थी, गुरु शिष्य परंपरा वाली, गुरु की जो महिमा, ज्ञान, गरिमा, तो मैं यही कहूँगा कि चाहे जितने पढ़े-लिखे लोग आएँ, टीचर का, शिक्षक का जो अपना दायित्व है, अपना उसका जो सम्मान है, जो गरिमा है, उसे बनाए रखें। तभी अगर एक शिक्षक अच्छा होगा तो देश का भविष्य अच्छा होगा, देश के नागरिक अच्छे होंगे, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो किसी को कुछ भी बना सकता है। तो मेरी यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि अपने गुरु की गरिमा बनाए रखें और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हो सके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो ज्ञान को बांटकर बढ़ाएं और इस देश को सुखी और समृद्ध बनाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। तो ये थे हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो आप सबके साथ विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।